तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर सेवन से ज़ू पूछता है प्लम डार्क के बारे में, बट वो अलग ही कहानी बता देते हैं। मतलब कि वो प्लम डार्क उनके पीछे पड़ी थी, लेकिन उन्होंने 300 बार उन्हें मना कर दिया। हालाँकि ज़ू को भरोसा नहीं होता है अब आके। तो ज़ू को अभी भी संदेह तो था। अब क्या सही है उसको कुछ पता तो था नहीं। लेकिन उसे लगता है कि उसे मास्टर सेवन या जो भी बोल लो, मतलब प्लम डार्क से दूरी बना के रखनी पड़ेगी और ये डार्क सेरेनिटी सेक्ट से। तो उसने मन ही मन सोच लिया था कि भाई फ्यूचर में ना कभी भी उस एरिया के आस-पास से ही नहीं गुज़रूँगा। और फिलहाल लॉन्ड अपना कल्टीवेशन में लग जाता है। थोड़ी देर बाद ही आँखें खोलता है और जो ग्रैंड मास्टर भाई ने उसे कोडेक्स दिया था ना उसे खोलता है। क्योंकि मन शांत नहीं हो रहा था लौंडे का, तो वो पढ़ता है तो थोड़ा दिमाग शांत होता है। इस दौरान धीरे-धीरे 15 दिन गुज़र चुके थे, ज़ू अपने काम में लगा हुआ था, फिर कल्टीवेशन में भी लगा हुआ था। तो जो भी इसे ट्रेजर्स वगैरह मिल रहे थे ना, सीमा लिंक का वो हार्ट या जो भी था, उन्हें भी ना वो एवरलास्टिंग प्रोफंडिटी रिवर के पानी से धो-धा के थोड़ा साफ कर लेता। फाइनली जो ये स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न था ना, इसे एक मिशन मिल जाता है सेक्ट के बाहर का। वो जो नदी है ना एवरलास्टिंग प्रोफंडिटी रिवर, उसके आस-पास के एरिया का, जो यंग आर्बिटर सेक्ट के आस-पास से गुजरती है। तो इंस्पेक्शन टीम वहाँ जाने वाली थी। करप्शन लेवल, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी थी और थोड़े क्राइम भी उधर बढ़े थे। तो देखो ये जो स्पेशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था, अब 8 सेक्ट थे मेजर, तो हर एक सेक्ट में ये डिपार्टमेंट रहता है। तो हर एक सेक्ट की ड्यूटी लगती है बारी-बारी से, जैसे 10 दिन इनका लग गया, 10 दिन उनका लग गया। तो वैसे ही अब बारी आ चुकी थी सेवन ब्लड आइज़ की। अब ज़ू को जाना था क्योंकि उस डिपार्टमेंट का तो यही बंदा है ना और अपने कैप्टन। फिर भी वो मास्टर सेवन से पूछता। वो बोलते नहीं तुम्हें जाना चाहिए और ज़ू को ना एक स्पेशल ज़ेड स्लिप देते हैं ताकि ये अपनी पहचान छिपा पाए। जिसकी वजह से ज़ू का नर्वसनेस भी कम हो जाता है, उसका ऑरा बदल जाता है, कपड़े अलग पहन लेता है। तो कैप्टन और ये अपने कुछ लौंडों को लेकर के, लौंडे लड़कियों को भी साथ में लेकर के 700-800 ग्रुप का साइफर 20 बड़े नाव पर उस तरफ निकल जाते हैं। उस नदी की तरफ बढ़ चुके थे। अब देखो ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? एक नदी है ना, उसका एक रास्ता कट के एक इधर और आगे चला जाता है, तो वही इनकी तरफ आता था ना सेवन ब्लड आइज़ और इधर की तरफ। नदी ने धारा बदल के थोड़ा-सा उसका एक बाह्य क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, तो ये उधर जाते। तो देखो यहाँ पे इमॉर्टल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इस नदी में और ये जो क्षेत्र था ना, ये 30,000 मीटर में फैला हुआ था। समुद्र के जैसा दिखता था, जैसे नदी की एक धारा कट के जो आ जाती है। पैट्रियार्च इन चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश थे। ज़ू को कुछ बताते भी, तो ज़ू उनको इजाज़त दे देता है कि ठीक है बाहर निकल जाओ और कल्टीवेशन पे काम करो। क्योंकि ऑरा स्ट्रॉन्ग थी ना, तो पैट्रियार्च को भी फ़ायदा होगा और इसकी परछाई भी पानी के अंदर थोड़ी फैलती। और ज़ू हैरान होता है कि अरे ये इमॉर्टल एनर्जी भी एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। बड़ी बात है क्योंकि मतलब ये नदी बहुत ख़ास है यार, ये जो प्रोफाउंडिटी रिवर है। और इस दौरान कप्तान बोलते हैं कि अब समझ में आ रहा है कि 8 सेक्ट कोलिशन वाले क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते थे यंग आर्बिटर सेक्ट को या डैम को, ताकि खुल जाए, ताकि पानी आ सके, क्योंकि इस नदी की ऑरा बहुत सही है। अब सोचो ये बस बाह्य क्षेत्र है, मतलब जो एक नदी का हिस्सा कट के इधर आया, मेन नदी कितनी पावरफुल होगी, वहाँ पर कितनी पावरफुल ऑरा होगी। अगर मैं इस बार सीज बन गया तो भाई मैं तो मज़े लेने जाऊँगा इस चीज़ के पूरे। ज़ू इस दौरान कैप्टन की तरफ देख रहा था, उसे समझ में आता कि आप कैप्टन ने अभी तक सेव नहीं खाया और कैप्टन जो बात कर रहे थे थोड़ा अलग रहा था, क्योंकि कैप्टन ऐसी बातें नहीं करते हैं। ज़ू इस दौरान एक सेव निकालता है और उस कांड के बाद से ना जो डार्क सेनिटी सेक्ट में हुआ था, कैप्टन थोड़े-थोड़े ना बूझ-जान-बूझ जैसे लगने लगे थे। बस कविता नहीं कहते थे लेकिन गहरी बातें करने लगे। और जो पूछता है बड़े भाई सेव खाओगे? कप्तान कहते हैं तुम अपने बड़े भाई के बारे में यही सोचते हो कि बस मैं सेव खाना पसंद करता हूँ। बट फिर भी वो एक सेव निकालता और उनकी तरफ उछाल देता है। कैप्टन अभी भी शांत थे, सेव तो पकड़ लिया था हाथ में। थोड़ा सेव वो खाते हैं, फिर ज़ू से बात करते हैं अपने कप्तान कि तुम क्या सोचते हो आर्च इmmortal प्लम डार्क के बारे में? वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड क्यों है? मेरे में क्या बुराई है? मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया उसके बाद। मैंने पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया कि इmmortal प्लम डार्क जब यंग थी, पूरा एम्परर स्विंग प्रीफेक्चर में वो फेमस थी। उनसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, मतलब बयां ही नहीं कर सकते। उस टाइम तो अलग ही थी। उनके बारे में बहुत सारे रूमर्स लेकिन फैले थे, खास करके जो उनके पीछे पड़े थे और उनको हासिल नहीं कर पाए थे। जो कुछ कहता नहीं, बस सुन रहा। सामने में देखो वो पहाड़ी क्षेत्र भी दिख रहा था ना, क्योंकि ये नदी के आसपास वो पहाड़ी भी क्षेत्र है ना, आर्बिटर सैल्वेशन माउंटेन, जहाँ पर बहुत सारे लोग कल्टिवेटर्स, बहुत सारे लोग रहते हैं। और नदी के दूसरे हिस्से में, एक साइड तो पहाड़ हो गया, दूसरे हिस्से में ना वो करप्शन वाला एरिया था, थोड़ा डेड लैंड था, ऐसा बोल सकते हो। कैप्टन इस दौरान सेव खा रहे थे और कुछ कहने वाले थे, पर तभी वो एक दिशा की तरफ देखते हैं और ज़ू भी उसी तरफ देखता है। और बहुत सारी नावें थी ना, तो एक नाव से एक मैसेज आता है कि कुछ लोग देखे गए हैं नदी के किनारे पर। ज़ू देखता है बहुत सारे लोग थे यार, कुछ ओल्ड थे, कुछ यंग थे। कपड़े उन्होंने थोड़े से ग्रीनिश ब्लैक पहने थे और करप्शन दिख रहा था उनकी बॉडी पर। और नदी में ना खुद को ऐसा धो रहे थे ताकि करप्शन की एनर्जी कम हो जाए, इमॉर्टल एनर्जी की वजह से। अब ज़ू सब देखता, कुछ सीखे भी मार रहा था ना, करप्शन फैलता है आपको मालूम है, अगर एक लेवल से ऊपर चला गया तो मर भी जाते हैं। जो बोलता है कुछ पिल्स दे दो इन्हें अपने किसी साथी से, तो फिलहाल ये कुछ पिल्स पाड़ देते हैं। कैप्टन कहते हैं देखो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही दुनिया काम करती है। जो बोलते हैं हाँ आप सही तो कह रहे हो, लेकिन अगर हम कहीं हैं और मदद कर सकते हैं तो कर देना चाहिए बस।
कैप्टन एक गहरी नज़र से ज़ू की तरफ देखते और अपनी ऑरा लहराते तो बहुत सारे मेडिसिनल पिल्स किनारे पर पहुँच जाते और फिर कैप्टन ज़ू की पीठ थपथपाते और कहते हैं कि तब मुझे समझ में आ रहा है क्यों ओल्ड मैन तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ज़ू फिलहाल कुछ नहीं बोलता है, समय गुजरता है इस दौरान। 1 महीने से ये लोग ट्रैवल कर रहे थे, इतना समय निकल चुका था और किनारों पर इन्हें ऐसे दृश्य दिखते रहते थे, ग्रुप्स, कुछ लोग जो कि करप्शन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं और ये लोग पिल्स वगैरह बाँट देते थे जहाँ दिखता था इन्हें। तो ज़ू कल्टीवेशन पे भी अपना समय गुज़ारते और कप्तान कुछ अलग अपना काम करते थे, थोड़ा मछली-वछली मारते थे, थोड़े जानवर पकड़ते थे। इस दौरान एक जो नाव वाली टीम थी ना, उनका बंदा एक मैसेज भेजता है कि सिचुएशन ऐसा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? तो ज़ू इस तरह नुसरा पड़ता है। कैप्टन कहते हैं पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है इतने दिनों में। कल्टीवेटर्स होते तो हम मार देते, बट ये वो है नहीं। ये एक छोटा कंट्री बोल सकते हो जिसमें 40 से 50 हज़ार लोग रहते हैं। वो नदी का पानी ले जा रहे हैं और एक नहर बनाना चाहते हैं और ज़ू उस तरफ देखता है और लोग है ना भाई उनकी हालत खराब थी। मतलब उन्हें न्यूट्रिशन भी अच्छे से नहीं मिल रहा था, माल न्यूट्रिशन हम जिन्हें बोलते हैं, कुपोषित वैसे लोग दिख रहे हैं। और बड़ी बात सबका कान मिसिंग, लेफ्ट वाला कान। देखो वैसे शैडोज़ के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़ू के पास अपना खुद का शैडो है और साथ में ही वो ग्रोइश शैडो जो उसका है, तो उसको बहुत अच्छे से पता है। इस दौरान इसकी जो परछाई थी यानी शैडो, वो बोलते हैं कि सेम टाइप कंज़्यूम, क्योंकि वो अच्छे से भी बात नहीं कर पाता था। उसका कहना ये था कि मेरे ही जैसे कोई शैडो है यहाँ पर, मैं इन्हें अब्ज़ॉर्ब कर सकता हूँ। और ज़ू को कोई ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं थी इस बार पैट्रियार्च की। उसको समझ में आता है कुछ तो विचित्र हो रहा है। वो कैनल जो बना रहे हैं ना वो लोग, उससे रिलेटेड कुछ इसको डाउट होता है। मतलब वो जो नहर बना रहे हैं कैनल, वो जानबूझ के बना रहे हैं ताकि हमारा ध्यान जाए वहाँ पर। कैप्टन स्माइल करते हैं। तो ज़ू का वही था, कैप्टन का वही था कि इसके जो कंट्री के किंग होंगे ना, उनसे बात करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें रूल तो पता है। तो फाइनली इनकी मुलाकात उस ओल्ड मैन से होती है जो कि नील डाउन चाहते हैं कि हायर इमॉर्टल हमारे कंट्री को बचा लीजिए, मैं भीख माँगता हूँ आपसे। तो वो पूरी चीज़ें बताता है। ये जो देश था उसका नाम था स्टेट ऑफ चीरवो और इनके एंसेस्टर जो थे ना, ये इनके फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर हुआ करते थे किसी छोटे सेक्ट से। तो गोल्ड कोर लेवल में जाना था इनके लिए मुश्किल था, तो यहाँ सेटल हो गए थे और एक छोटी सी कंट्री बना ली थी। सर्वाइव कर पा रहे थे, हालाँकि करप्शन तो था खाने में भी, फिर भी लाइफ फोर्स कम होता था तो जल्दी मर जाते थे, लेकिन अब क्या ही करेंगे। चीज़ें तब बदली जब यहाँ पर ना ये जो नदी का हिस्सा बहना शुरू हुआ उसकी वजह से। और 1 महीने पहले जो इनको प्रोटेक्शन देता था ना स्टेट ऑफ चीरवो को, छोटा सा सेक्ट था, उसे भी खत्म कर दिया गया कुछ रोग कल्टीवेटर्स के द्वारा। और वो तीनों अपने खुद को माइनर स्पिरिट्स बताते थे। जैसे यहाँ पर है ना 3 स्पिरिट्स, डाओ सप्रेसिंग माउंटेन, एक लेडी भी बड़ी सी दिखी थी, ज़ू हैरान हो गया था तब। तो वो बता रहे थे कि हर दिन वो ना 1000 लोगों को हमारे खाते हैं। और देखो 8 से कोलिशन वाले ना किसी नॉर्मल इंसान को पानी होने से रोकते भी नहीं थे। तो अगर आप उनको पानी पहुँचा दोगे ना ये नदी का, तो वो नहीं मारते थे। और देखो ये जो माइनस 3 स्पिरिट्स थे, वो तो पानी डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि उनको मालूम था 8 से कोलिशन रोक देगा उन्हें, लेकिन इंसानों को नहीं रोक सकता था। तो इस प्लान के साथ फिलहाल ये जो माइनर स्पिरिट्स थे उस पे काम कर रहे थे। जो यहाँ पर किंग था ना वो कल्टीवेटर था, लेकिन की कंडेंसेशन लेवल में था। अब वो पता था हम डेडलाइन मिस कर चुके हैं, तो वो लोग हमारे 1000 लोगों को खा भी चुके हैं। आज ही सुबह गए हैं। अगली बार अगर हम उन्हें फिर से उतना पानी नहीं दे पाए तो वो फिर से वापस आएंगे और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये नहर इसलिए बना रहा था ताकि टॉप लेवल के जो इमॉर्टल्स हैं उनका ध्यान है इस पर। तो जो जैसा सोच रहा था कि ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि सेक्ट के जो पावरफुल लोग हैं उनका ध्यान इधर आए, और वैसा ही हुआ था। कैप्टन सोचता है ये माइनर 3 स्पिरिट्स क्या है, तो कैप्टन के दिमाग बहुत तेज चलता था, उसे पता चल जाता है ये लोग क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत बोल रहे हैं। और ज़ू का भी दिमाग, उसका अपना एक्सपीरियंस भी सही था क्योंकि किंग ने झूठ वूठ शायद नहीं बोला था, लेकिन कुछ चीज़ें छिपा रहा था। तो फिलहाल ये कुछ अपने साथियों को भेजते हैं जो माइनर 3 स्पिरिट्स इस एरिया को कंट्रोल करते थे, और वो लोग वापस आते हैं कि वो जो 3 माइनर स्पिरिट्स है ना उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो 2 फ्लेम पावर पे है। अब कैप्टन क्या करता है, नाव के स्पेल फॉर्मेशन पे कोई यूज़ करता और एक लोकेशन पे फोकस करता और उस ऑरा से वो कंफर्म कर लेता है कि यहाँ पर कोई गोल्ड कोर कल्टीवेटर तो नहीं है, क्योंकि ये कोलिशन का स्पेल फॉर्मेशन था तो सही होता था। और ज़ू से बोलता है क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों को भेज दें इनको निपटाने के लिए माइनर स्पिरिट्स को। ज़ू बोलता है कि मैं इनके साथ जाऊंगा बड़े भाई। कैप्टन स्माइल करता है, बोलता है ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछता, बस इतना कहता अगर चाहो तो मैं भी चल सकता। ज़ू बोलता है नहीं, चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें ज़ू अभी भी सीक्रेट रखना चाहता था। चलो उस समय कैप्टन को शायद ना पता चला अगर ये साथ में जाए, लेकिन कैप्टन गेस कर सकता है क्योंकि दिमागदार आदमी है। कैप्टन गहरा स्माइल करता है और कुछ कहता नहीं है। फिर ज़ू यहाँ पर कुछ आर्मी के अपने मतलब लोगों को लेकर निकल जाता है और कैप्टन इस दौरान जाते हुए देखता रहता है कि ये बंदा मुझे अजनबियों की तरह ट्रीट नहीं करता है, तो मैं इतना इसके सीक्रेट्स पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि सबके सीक्रेट्स होते हैं। फिलहाल ये सेब खाने लगता है और बाकी लोगों को आदेश देता है कि ज़ू किंग के आने का वेट करें। तो ज़ू अपना यहाँ पर बहुत सारे की कंडेंसेशन के भी लोग थे और कुछ लोग थे जो फ्लेम मतलब अपना
फाउंडेशन लेवल में भी थे। तो जो माउंटेन का क्षेत्र था उसके करीब पहुँच जाते और जब करीब पहुँचता ना तो एक ग्रोविश ऑरा ये फ़ील करते। थोड़े से आगे दूरी पर एक विल पावर भी सेंस करते। लेकिन ज़ोकिंग को फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो परछाई थी ना वो मुँह खोलती है और जो विल इन पर टारगेट कर रहा था वो गायब हो जाता है। तो वो अपना ध्यान नहीं देता, आगे बढ़ते रहता है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाश, कंकाल वगैरह देखता है। उसका ध्यान जाता है एक बड़े गुफ़ा की तरफ। अब ज़ोकिंग की आँखें एकदम कोल्ड हो जाती है। बोलता है किसी को छोड़ना नहीं है, मार दो सबको। और जितने भी इसके साथी थे जूनियर्स वो उस तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाते। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि नॉन ह्यूमन्स थे, इंसान नहीं थे। खाना-वाना लेके शायद जा रहा था और अब गूंगा भी लीड में था, जो ज़ू का सबसे विश्वासप्रस्त आदमी बोल सकते हो और निपटाना शुरू करता है। यहाँ पर बस लाशें ही लाशें पीछे जाती हैं। पैट्रियार्च भी इस दौरान इस मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। क्योंकि कुछ एक्टिंग कर रहे थे ना मरने की, तो पैट्रियार्च जाकर के अपनी तलवार से उन्हें निपटा देते थे। इधर जो परछाई था ना वो गुफ़ा के अंदर चलते जाता है और जो उसको फ़ॉलो करता है। गुफ़ा के एकदम गहराइयों में ये पहुँच चुके थे, जहाँ पर ना एक 3 मीटर का होल दिखाई देता है। अब इनमें से ना जो कुछ फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर थे नॉन ह्यूमन्स, वो बोलने की कोशिश करता बट ज़ू उसको निपटा देता। इसका ध्यान एक नॉन ह्यूमन पे जाता है जिसके पंख थे। वो तीसरा मतलब दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जो ये माइनर 3 स्पिरिट्स थे। और ज़ू को देखते ही वो काँपने लगता है। बोलने ही वाला था लेकिन उसका चेहरा बदलने लगता है। भागने को देखता है। लेकिन बड़ी बात कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। बेसिकली उसकी ही परछाई उसको कंट्रोल कर रही थी। इवन ज़ू की परछाई भी मानो उसको कंट्रोल नहीं कर रही थी। अब ये जो नॉन ह्यूमन था बैटल करने ही को देखता है, लेकिन ज़ू का कल्टीवेशन लेवल अलग लेवल पे था और तुरंत पहुँचता उसकी गर्दन मरोड़ देता है। ज़ू की जो परछाई थी ना, इस जो नॉन ह्यूमन की परछाई थी उसको निकल जाती। ज़ू यहाँ से बाहर निकल जाता और ये जो नॉन ह्यूमन था उसे लेकर निकलता। फिलहाल ये जो परछाई थी ना इसके अंदर ज़ू की परछाई थी और ज़ू देख सकता था। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे और ज़ू को पुराने दिन याद आते जब बंजारे लोकेशन पर था ये और इसकी परछाई इसको पहली बार मिली थी। कि जैसे इसकी परछाई है ना वैसे परछाइयाँ होती हैं जैसे ये वाली थी अभी जो इसको मिली थी। और ये जो परछाई थी जो इस नॉन ह्यूमन के पास थी, इसकी परछाई ने उसकी बॉडी पर काबू कर लिया था। जैसे कि ज़ू की परछाई ने भी कोशिश किया था ज़ू की बॉडी पर काबू करने का, लेकिन वो कर नहीं पाया था ज़ू की वॉयलेट क्रिस्टल की वजह से। तो फिलहाल ज़ू का जो ये परछाई था काफ़ी एक्साइटेड था और ज़ू अपने वॉयलेट क्रिस्टल के पावर से ये नॉन ह्यूमन की परछाई को ना सप्रेस करते जाता, काफ़ी कमज़ोर हो जाता। और ज़ू की परछाई ये चीज़ पहली बार देख रहा था जो कि बोल लो, क्योंकि हमेशा ज़ू इस बार अपने पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब किसी और परछाई पे कर रहा था तो वो देख रहा था, उसे समझ में आ रहा था। अब जो सोचता है कि एक और शैडो ऐड कर लो अपने कलेक्शन, सोचता है और उस परछाई पर अपना हाथ रखता है तो एक कोल्ड ऑरा फील करता है। वॉलेट क्रिस्टल के पावर को इस्तेमाल करने को देखता है, लेकिन वो काम नहीं करता और फिलहाल सरिया से उसको जो ये नॉन ह्यूमन था उसे मार देता। अब वो प्लान तो उसका काम नहीं करता है कि इसको कंट्रोल करना मतलब अपने बॉडी में मर्ज कर लेना इस परछाई को। लेकिन इसकी जो परछाई थी ना उसकी फट जाती, तो वो बोल रहा था माय लॉर्ड मैं ओबीडिएंट हूँ, मतलब आज्ञाकारी हूँ। पैट्रियार्च भी इस दौरान कुछ बताते नहीं है क्योंकि उनको मालूम था ज़ू को समझ में आ रहा है। तो ज़ू भी बोलता है तुमने अच्छा काम किया तो मैं दूसरे शैडो से तुम्हें रिप्लेस नहीं करूँगा, लेकिन याद रखना अगर तुम आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। परछाई तुरंत हाँ में सर हिलाता है। पैट्रियार्च इससे काफ़ी खुश थे और ज़ू उसके बाद बोलता है तुम इसको टेक ओवर कर सकते हो। तो वो परछाई को क्योंकि ज़ू सप्रेस कर रहा था तो ज़ू की परछाई उसे खाना शुरू कर देती और वो बताता है परछाई कि मैं जैसे खाऊंगा ना वैसे वैसे स्ट्रांग होते जाओ, क्योंकि इसकी परछाई में वो एक पेड़ जैसा बनता था राइट, तो उसमें अब फूल आने लगते। अब ज़ू उसके बाद यहाँ से आगे निकल जाता और वापस आने के बाद कैप्टन खुश था कि हो गया। ज़ू हाँ में सर हिलाता और कैप्टन भी ज़्यादा सवाल नहीं पूछता। समय गुजर रहा था धीरे-धीरे इन्हें ट्रैवल करते-करते 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका और इन चीज़ों में कम समय क्यों लगता था क्योंकि कोलिशन की जो नावें थी ना काफ़ी तगड़ी थी, फास्ट थी और रास्ता भी पता था क्योंकि ये कोलिशन का पहला टूर तो था नहीं। ज़ू का कल्टीवेशन भी बढ़ता है। फाइनली इसका 102वां धर्मापर्चर खुल जाता है। कैप्टन इधर ये जो स्पिरिचुअल फिश खा रहे थे ना आधे महीने से जो भी, इन्हें काफ़ी पसंद आ जाता है। ये अलग-अलग प्रकार की मछलियाँ खाते हैं। इवन ज़ू भी खा के देखता सही तो लग रहा था। कैप्टन और ज़ू साथ में बैठे थे और कैप्टन बोलता है लिटिल आके और वो बोलते देखो मेरा कल्टीवेशन तो फायर में काम नहीं करता। मैं फायर समन कर सकता हूँ लेकिन उतना मजा नहीं है। तुम्हारा बेल फायर पेस्ट है, तो जब तुम उसके थ्रू ये फिश को पकाते हो ना तो और भी अच्छा स्मेल करता है, खाने में मजा आता है। जो इग्नोर मार रहा था और कल्टीवेशन में जाने वाला था, लेकिन तभी दोनों ना दूर आसमान की तरफ देखते क्योंकि 2 लाइटें वहां पर दिखाई देती हैं और एक बहुत तेजी से भाग रहा था और दूसरा उसका मानो पीछा कर रहा था। और जो आगे था ना वो ओल्ड मैन था लाल बालों वाला, उसके छाती से ब्लड आ रहे थे, काफी जख्मी था। लेकिन तो हेवनली पैलेस वाला बंदा था वो, यानी गोल्ड कोर कल्टीवेटर था और जहाँ से ये उड़ रहा था वहां पर नॉन ह्यूमंस का एक छोटा सा देश था। तो ये क्या करता है कि हाथ को अपने फ्लिकर करता है और 10,000 लोग हवा में उड़ने लगते हैं, जिनके मुंह आंख नाक से हर जगह से ब्लड आ रहा था और इनके ब्लड को ये ओल्ड मैन इकट्ठा कर रहा था। इकट्ठा करके एक पिल बनाता है, खा लेता है और जख्म इसके भरने लगते हैं। लेकिन ये और लोगों को ऐसा निकलने वाला था, लेकिन तभी एक तलवार के और इसकी तरफ पड़ती और ओल्ड मैन को भागना पड़ता और जो इंसान थे ये हवा में उड़ रहे थे तो फिर जमीन पे गिर जाते हैं। अब बहुत सारे मर भी जाते हैं, बहुत सारे
इंजर्ड हो जाते हैं। अब जिसने स्वॉर्ड एनर्जी को अनलिश किया था वो एक यंग मैन था, सफेद ड्रेस में। टोटल 27 तलवारें उसकी दिख रही थी, उसके आसपास ऐसा गोल गोल घूम रही थी। हैंडसम था, तो उसकी तलवारें और आंख भी ना एकदम तलवारों की तरह शार्प थी। कैप्टन देखते हैं और उससे बोलते हैं, उसके कपड़े को देखो, रोप को देखो, ये गाय जो है ना, ये बंदा जो है, ये स्वॉर्ड सेज है। और इस समय कैप्टन भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। अब देखो, स्वॉर्ड सेज के बारे में जू को किसी ने अगर बताया था तो कैप्टन ही था, क्योंकि अगर कोई स्वॉर्ड सेज बन जाता है तो भाई जो 8 सेट कोलिशन है ना, वो उनके ऊपर चला जाता है। मतलब उसको कोई ऐसा टारगेट नहीं कर सकता, चाहे पैट्रियार्च हो या कोई हो। जो देख रहा था वो बंदे को, जो 2 हेवनली पैलेस वाला था, जो कि भाग रहा था। ओल्ड मैन जो था ना, बस ये नदी को क्रॉस करना चाहता था। अगर नदी को क्रॉस कर गया तो वो पहाड़ों की तरफ पहुंच जाएगा, जो आर्बिटर माउंटेन्स। लेकिन तभी ओल्ड मैन की नज़र ना यहाँ पर जो नावें चल रही थी नदी में, नदी की धारा में, उन पर पड़ती है। अब क्योंकि इंजर्ड था तो उसे एनर्जी चाहिए थी, ब्लड चाहिए था रिकवर करने के लिए। अब कौन से लोगों से क्या फर्क पड़ता है, उसको अपनी जान बचानी थी। तो आंखों में खूंखार पना लेकर के अपने बॉडी को ना 10-12 भागों में बांट देता, मतलब शैडो क्लोन यूज करता है, और नावों की तरफ बढ़ जाता। अब जैसे ही बढ़ता है तो स्पेल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, डिफेंसिव शील्ड बना लेते हैं। लेकिन देखो, स्पेल फॉर्मेशन तो कंट्रोल करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो जब ये अपनी ऑरा यूज करता है तो वो लोग ब्लड वोमिट करने लगते हैं। और बड़ी बात ये थी ना कि उस रेड बालों वाले डेविल की ऑरा ऐसी थी कि लोगों के आंख ऐसा घूमने लगते थे, चक्कर सा आने लगता था। बस जू और कैप्टन, क्योंकि उनके फ्लक्चुएशन स्ट्रॉन्ग थे, तो वो इस प्रेशर को झेल पा रहे थे। अब इसने जितने भी क्लोन्स बनाए थे ना, सबसे पाम अटैक मारता। अब जू क्या करता है, तुरंत ही हवा में जहर एक्टिवेट करते, क्योंकि देखो आ रहा था ना जू, तो पहले से उसने नाव के आसपास जहर छिड़क के रखा था आसपास के एरिया में। बस उसको एक कैटलिस्ट यूज करना है जहर को एक्टिवेट करने के लिए, तो वो काम ये शुरू कर देते। 170 से 180 प्रकार के जहर वो कोट कर चुका था यहाँ पर पहले ही। और इस दौरान एक पंच अटैक भी मारता है, जो कि पॉइजन कैटलिस्ट को एक्टिवेट करने के काम आता है। क्योंकि अटैक पावरफुल था तो जहर ऊपर की तरफ फैलेगा और लंबा फैलेगा। ब्लैक क्लाउड्स यहाँ पर बनने लगते हैं, जो कि उस ओल्ड मैन की तरफ पड़ते हैं। इस दौरान कैप्टन भी अपने हाथ को लहराते हैं, उनके हाथ में एक बर्फ का भाला आ जाता है और ओल्ड डेविल की तरफ फेंक के मारते हैं। क्योंकि उस बंदे ने बहुत सारे शैडो क्लोन बनाए तो उसका एक हाथ इधर बढ़ रहा था, तो कैप्टन का जो भाला था उससे जाके टकराता और ओल्ड डेविल का एक क्लोन एक्सप्लोड कर जाता। अब शील्ड को तोड़ना आसान तो था नहीं, तो बाकी क्लोन भी अंदर तो नहीं आ पा रहे थे। अब क्या होता है ना, जितने भी क्लोन बचे थे वो मर्ज जाते हैं एक दूसरे में, और ओल्ड डेविल फिर से पहले जैसा दिखने लगता। और जू और कैप्टन की तरफ एक किलिंग इंटेंट के साथ देखते हैं। उधर से स्वॉर्ड सेज आ ही रहा था पीछे से, तो फिर से ये बंदा वो पहाड़ों की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ना कोल्डिश ऑरा फैलती और एक आवाज सुनने को मिलती है। रेड डेविल सरप्राइज हो जाता है, उसका सोल मानो ना ब्लरी होने लगता है, गायब सा होने लगता है, और हेवनली पैलेस जो उसके ऊपर थे वो गायब होने लगता है। उसका स्पीड कम हो जाता है और स्वॉर्ड सेज को मौका मिल जाता है। ओल्ड डेविल कर जाता है एकदम, कोलिशन की वजह से इसको प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकता था। फिर भी भागने को देखता, लेकिन तभी इसके चेहरे पर परिवर्तन आना शुरू होता है। ये बोलता है जहर, ये खून की उल्टी करना शुरू करता है। अब जहर इसको रोक तो नहीं पाएगा उतना, लेकिन फिर भी काफी था, क्योंकि इसका इसमें एनर्जी ब्लड सब अनस्टेबल हो चुका था। पीछे से तभी वो स्वॉर्ड एनर्जी पहुंच जाती है, उसके छाती के आर पार नहीं हो जाती। लेकिन फिर भी वो बंदा पहाड़ियों की तरफ बढ़ चुका। इधर वो स्वॉर्ड सेज भी वो पहाड़ी पर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। जिनके हाथ में अब इस समय एक खोपड़ी थी। कोलिशन जो शिप्स थी, मतलब जिस पर जू किंग, कैप्टन और बाकी लोग थे, ये उनकी तरफ देखते हैं, खास करके जू और कैप्टन की तरफ, और हाँ में तरीमाते और उसके बाद चले जाते। इधर जहाँ बैटल हुआ था ओल्ड डेविल का और स्वॉर्ड सेज का, वहां पर ना बिना सर के पूरा एक बॉडी ऐसा दिखाया जाता है धड़ के साथ, और उस समय उसकी जो परछाई होती है बॉडी की, उसमें एक आंख हमें देखने को मिलता है। क्योंकि और इधर जू की आंखें थोड़ी फड़फड़ आती हैं, क्योंकि इसकी जो परछाई थी से कुछ बातें बताती है कि वो जो ओल्ड डेविल था ना, वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। ये स्वॉर्ड से इसको लगा कि वो मर गया, खोपड़ी उखाड़ लिया तो वो चले आए, बट ऐसा नहीं था। वो बंदा रिकवर कर रहा और आगे बड़ा खतरा बन सकता है। जो कैप्टन की तरफ देखता है और कैप्टन इसकी तरफ, दोनों एक साथ एक ही चीज बोलते हैं कि वो हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकता है, उसके पास एक तगड़ा ट्रेजर भी है। दोनों इस दौरान उस पहाड़ की तरफ बढ़ जाते हैं। कैप्टन की नाकें थोड़ी फड़फड़ाती हैं, क्योंकि कैप्टन स्मेल करने में महारथी थे। स्मेल करते ओल्ड डेविल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जू तेजी से आगे बढ़ता है। जू को पता था ना परछाई की आंख एक तो वहीं पर है, और कैप्टन इसे फॉलो करते हैं। बहुत तेजी से वहां पड़ते हैं जंगल की तरफ, माउंटेन जंगल का जो एरिया था, यहाँ पर इन्हें एक वैली मिलता है। वैली आपको पता होगा, जो पहाड़ों से गिरा हुआ एक मैदानी क्षेत्र होता है ना पहाड़ों के बीच में, उसे हम वैली कहते हैं। यहाँ पर इन्हें एक बिना खोपड़ी का बॉडी दिखता है, लेकिन फिलहाल वो बॉडी ना बैठा हुआ था ऐसे समझ लो, और डबल इनकांटेशन टेक्निक यूज कर रहा था, और उसका फिर से नया खोपड़ी बनना शुरू हो चुका था। जैसे इसकी आंख थोड़ी खुलने लगती है, उसकी फट जाती है, क्योंकि दो लोग वो आते हुए देखते हैं, और वो बोलता है तुम दोनों चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं माने। कैप्टन बोलता है देखो हमने तुम पर पहले अटैक तो नहीं किया था। और कैप्टन की आंखें अलग चमक रही थी इस दौरान, और कैप्टन की जब ऑरा फैलती है ना, तो ये जो हेडलेस डेविल था वो कांप जाता है। उसके बाद यहाँ पर जू किंग था, जिसके चेहरे पर कोई हाव भाव तो था नहीं, ओल्ड डेविल को देख रहा था। अब जू का जो फ्लक्चुएशन था 3 फ्लेम लेवल पे था, आपको पता है, क्योंकि 3 ही तो लाइफ फ्लेम बाई ने जगह है। बट ओल्ड डेविल को फील हो
इतना ही यार ये तगड़ा है। अब ओल्ड डेविल का एक तो हेवनली पैलेस जा चुका था, आपको पता ही है। हालाँकि गोल्ड कोर लेवल पे तो है ही है। अब इसके पास जो भी खजाना-वजाना था वो तो स्वॉर्ड लेके जा चुके थे। इवन खोपड़ी भी। इसको लगा कि इसने वो स्वॉर्ड को मूर्ख बना दिया और वो निकल गए। लेकिन इसको कहाँ पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, 2 लौंडे आ सकते हैं। अब ओल्ड डेविल यहाँ से भागने को देखता है। लेकिन सामने ना एक बर्फ की दीवार बन जाती है जो इसे ब्लॉक कर देती है। और बर्फ की दीवार के पीछे में एक बड़ा-सा समुद्र था जिसमें लहरें जमा हो रही थी। और वो लहरें बहुत पावरफुल थी। ये 9 सुनामी वाला जो अटैक था ना, 9 फोल्ड सुनामी अटैक, वो था। और उन लहरों के बीच में से एक बर्फीला हाथ बढ़ता है जो कि इस ओल्ड डेविल को पकड़ लेता है। ऑब्वियसली वो कैप्टन का फेस था। ओल्ड डेविल फिर से पीछे हटने को देखता है। वो फिर से एक मैसेज भेजता है, यंग फ्रेंड्स, मेरा मिस्टेक था पिछली बार। लेकिन जब तक वो पूरी बात फिनिश कर पाता, ज़ू बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। एक मुक्का बनाता है, ओल्ड डेविल पर मारता है। ओल्ड डेविल काफी पीछे जाके गिरता है और ज़ू इस दौरान एक टेक्निक यूज करता है अपने लेफ्ट हैंड से। और यहाँ पर ब्लैक क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ से एक हाथ बाहर निकलता है जो फिर से इसके बॉडी पर मारता है, गर्दन को एम करके। उसकी बॉडी कोलैप्स करते जाती है। पीछे से एक भंवर सा बनता है, मतलब स्पेस जैसा, जो कि एक मुंह के जैसा खुलती है, जिसमें इसकी आधी बॉडी तो खा जाता है वो जो मुंह खुलता है। और थोड़ी देर बाद उसे थूक देता है बाहर। जो इस टेक्निक को याद करता है कि मास्टर 7 ने भी ये टेक्निक यूज किया था 3 गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स को डेवोर करने के लिए, जो भी बोल, जब वो ज़ू को बचाने आए। वॉर्टेक्स गायब हो जाता है और कैप्टन कहता है यार मजा नहीं आया, वो थूक रहे थे यार, बहुत खट्टा था ये, थोड़ा हल्का रहना चाहिए था टेस्ट। अब इस दौरान कैप्टन कुछ फल वल निकालता है और खाने लगता है। ज़ू कैप्टन को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि अब अधमरे हालत में था। राइट हैंड को ज़ू आगे बढ़ाता है, ओल्ड डेविल के खोपड़ी को टच करता है। जो बेल फायर हो रहा थी ना, वो इस दौरान इसके सोल के अंदर प्रवेश कर जाता है। और उसकी और ज़ू डेवोर कर रहा था ज़ू का 103वां, 4वां, 5वां, ऐसे ऐसे करते 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 108वां थर्मा परिचय तक खुल जाता है। पीछे गोल्डन क्रो भी प्रकट हो जाता है और ओल्ड डेविल की ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। और थोड़े समय में राख बन के बंदा गायब हो जाता है। कैप्टन भी उस तरफ देखते हैं जहाँ ओल्ड डेविल गायब होता है और ज़ू की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और कैप्टन कहता है, लिटिल हाकिंग, तुम्हें क्या लगता है कि ये था ओल्ड डेविल या हम दोनों डेविल्स हैं? पूरी तरह से बजा चुका है। जो सवाल के बारे में सीरियसली सोच रहा था, कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर धुंध सा फैलने लगता है। एक शैतानी हवा सी ना हरकत होती है हवा में। तो ये फॉग अचानक से आता है और काफी कोल्ड हो रहा सकती है। तो नेचुरली तो ये नहीं हो रहा था, मतलब किसी गुरु ने इसे सम्मन किया था, बुलाया था। और तो जब इस फॉग को टच करता है तो उसमें अलग अलग कुछ ऑरा फील करता है जो कि मानव की बॉडी में प्रवेश करने को देगा। लेकिन भाई के पास लाइफ लैम्प का डिफेंस था, तो ऐसे अटैक तो काम नहीं करने वाले थे। और वो को याद आता है वो बंजारे बेस कैंप में जब रहता था प्रतिबंधित क्षेत्र में, वो फॉग ऑफ कंफ्यूजन अचानक से आता था। लेकिन थ्रेट का डिफरेंस था, मतलब खतरा यहाँ ज्यादा था। और जू फील करता ना कैप्टन की ऑरा धीरे धीरे गायब हो रही है, नहीं तो दोनों आसपास ही खड़े थे और जू को पता ही नहीं चल रहा था कैप्टन अब कहाँ है। बट जू को कोई ऐसा टेंशन नहीं था कैप्टन का। ठीक है, प्रतिबंधित क्षेत्र में मैदान में जू ज्यादा रहा है, लेकिन कैप्टन भाई कैप्टन है। उसको खुद नहीं पता था कि वो ज्यादा फियर्स है या कैप्टन। लेकिन जो जू की परछाई थी ना, सब बहुत एक्साइटेड थी। इससे भी ना थोड़ा थोड़ा एब्सॉर्ब करने लगती है, मानो कोई खाना वाना खा लेने के बाद जिसको पानी वानी चाहिए रहता है कुछ वैसा। और तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है क्योंकि फॉग को डिवोर कर रहा था अपना परछाई, तो फॉग थोड़ा छटने लगता है। और ये सोर्स ढूंढ रहा था कि कहाँ से ऑरा फैल रही, कौन सा गुरु है। और माहौल थोड़ा सा ना गमगीन होने लगा, थोड़ा सिनिस्टर हंसी भी सुनाई देने को मिलती है कि लड़का हंस रहा है या लड़की, वो भी नहीं पता चल रहा था, या शायद दोनों। अब जो अपने परछाई को समझाता है कि ज्यादा तेजी से मत निकल, नहीं तो जो भी ये ऑरा फैला रहा वो खुद भाग जाएगा, क्योंकि जो अब उस ऑरा को पकड़ना चाहता था, मारना चाहता था। बढ़ते बढ़ते एक ढलान की तरफ अपने को पाता है और थोड़े समय बाद दूर में एक छाया सी दिखती। जैसे जैसे करीब जाता है क्लियरली देख पा रहा था एक लट्ठा जैसा था जो कि सड़ रहा था। पुराना घर जैसा दिखता है जू को, जिसमें एक कुर्सी थी जो कि कभी भी टूट सकती थी और घास अलग ही जगह उगे हुए थे। अब देखो जू ढलान ऐसा चढ़ के ऊपर गया था, पहाड़ी जैसा चित्र था ना ये। वहां पर एक घर मिलना अचानक से बीच में, और हवा की लहरों में भी ना एक आवाज थी। कुर्सी पर कोई नहीं बैठा था, बट कुर्सी फिर भी हिल रहा था आगे पीछे, एकदम हॉन्टेड वाले स्टाइल में। जो जब पहली बार आया था तो कुर्सी नहीं हिल रही थी, लेकिन अब हिलना शुरू हो चुकी थी। आंख एक बार फिर से बंद करके खोलता है तो देखता है कि इसे एक फांसी का फंदा दिखता है दरवाजे के उससे लटका, मतलब लटका हुआ ही बोलेंगे। और वो की आंखें एक दो बार और बंद होकर खुलती है ना, तो वो फंदा कसने लगता है। एक लाश इसको फिर दिखाई देती है उस पर, एक ओल्ड मैन की, क्योंकि कुर्सी इसीलिए लगा हुआ था शायद, उससे लटके हुए, और ये लाश सड़ चुकी थी। एक दो बार आंखें बंद करके और खोलता है ना, तो सामने में वो जो इंसान था, और पहले कुर्सी रुक जाती है, सामने में एक इंसान दिखता है, ब्लरी दिखता है, जो कि इस लाश की तरफ पड़ रहा था। और ये एक ओल्ड वुमन थी जिसके हाथ में एक बाउल था स्टोन, जो कि उसमें कुछ तो बना करके वो ले जा रही थी ओल्ड मैन की तरफ। और वो देख रहा था कि लेडी ओल्ड मैन को खिलाते जा रही थी, और थोड़े समय बाद इस ओल्ड मैन के गर्दन को ही वो उड़ा देती है और बोलती है, हबी अब तुम्हारी बारी है, मुझे खिला। लाश मानो हवा में उड़ रहा था, उसकी खोपड़ी भी नहीं थी, बट वो गिरता नहीं।
और ये क्या करती है ना, अपनी खोपड़ी उखाड़ करके ओल्ड मैन पे लगा देती है और उनकी खोपड़ी अपने ऊपर, और फिर ओल्ड मैन उसे खिला रहा था। मतलब खतरनाक सीन था, और वो बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा, देख रहा था। अब सोचता है चला जाता, लेकिन जैसे कुछ कदम ये पीछे लेता है, ओल्ड मैन इसकी तरफ देखता है। वो जो कैबिन था ना, वो ज़ू के सामने आ जाता है, और ओल्ड मैन अपने दाँत दिखाता है और बोलता है, "वापस आ गए बच्चे, कॉन्गी खाओगे?" अब ज़ू इन दोनों गुरविश कपल की तरफ देखता है और अब आगे बढ़ना शुरू करता है। उसकी परछाई से ना एक फ्लूइड, एक लिक्विड जैसा कुछ तो बाहर आ रहा था। जो भी चीज़ उसे टच करती थी वो गल जाती थी, क्योंकि वो लार चुआ रहा था। मतलब इतना लालच में था, कितना भी कोशिश किया था उसके अंदर लालच दिख रहा था। ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, और ज़ू बोलता है परछाई से, "जाओ, खा लो।" परछाई तो वैसे भी चाहता था कि कब बोले इसका मालिक, और अब ज़ू बोल चुका था। और परछाई एक बड़े से वृक्ष के समान दिखता है, ब्लैक ट्री के समान। उसकी 1000 से ज़्यादा आँखें थी और सब एक साथ खुलती हैं और ओल्ड मैन और वुमन की तरफ देखती हैं, और बड़ा-सा मुँह खुलता है भाई। दोनों की तो फट चुकी थी, भागने को देखते बट लेट हो चुका था, और आवाज़ आती है बहुत ही डिलीशियस, यानी कि चाय की तरह। ग्रोविश कपल मर जाते हैं, फॉग भी धीरे-धीरे छँट जाता है। अब ज़ू बाहर निकलता है, फाइनली कैप्टन से मिलता है। कैप्टन अभी भी एक काला सेब खा रहे थे, और सेब में ना ग्रो की औरत, जो कि ओल्ड मैन और वुमन की जैसी फील करता है ज़ू। और जब वो खा रहे थे कैप्टन एप्पल, तो उसमें से आवाज़ आ रही थी चीखने की। कैप्टन इस दौरान ज़ू को देखते हुए ग्रीट करते हैं, और जब तक ज़ू पहुँचता है तब तक खा चुके थे वो सेब। और कहता है, "यार ये अच्छा मिला कुछ भूख मिटाने के लिए, लेकिन पूरी तरह से भूख नहीं मिटा, मुझे कुछ और चाहिए।" और ज़ू की परछाई को भी और चाहिए था, उसको भी भूख लगा था। अब पैट्रियार्च भी चौकन्ने हो जाते कि यार ये परछाई बहुत ऊपर जा रहा है धीरे-धीरे पावर लेवल में, उससे कुछ करना पड़ेगा। तो फिलहाल ज़ू और कैप्टन और क्रूज़ ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। कुछ समय इस दौरान बीत चुका था। एक एरिया में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो इमॉर्टल टाइप का जो घास होता है वो उगता था, और यहाँ करप्शन भी काफ़ी आई थी। कैप्टन अचंभित थे कि यार ऐसी जगह पर भी ऐसे स्पिरिचुअल घास होते हैं। लेकिन ज़ू क्या करता है ना, नीचे थोड़ा खोद के देखता है, तो वहाँ पर जो इमॉर्टल रिवर का पानी आता था अंदर में, इसलिए घास उग रहा है। तो कैप्टन समझते हैं अंदर में कुछ और दिखता है, दोनों स्माइल करते हैं। ये कोई तो है जो नीचे-नीचे पानी बहाकर यहाँ तक ला रहा है, इमॉर्टल रिवर का। तो ये उस तरफ बढ़ जाते हैं। बट ज़ू को के हिसाब से ये अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन कैप्टन आपको मालूम, कैप्टन जा रहे थे तो ज़ू फॉलो करते। कहाँ से पानी आ रहा था वो ढूँढ लेते हैं, जहाँ पर एक गुफ़ा बोल लो या गड्ढे जैसा था, और वहाँ पर लिखा हुआ था खूनी कैरेक्टर उसमें, डार्क सेरेनिटी सेक्ट। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट एके मुसाफिर विदा लेता हूँ।